हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। नकटी गांव विवाद अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है जो कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। वहीं भाजपा इसे राजनीतिक नौटंकी और मुद्दे विहीन कांग्रेस की नई रणनीति बता रही है। सवाल यही है, क्या यह न्याय की पहल है या राजनीतिक लाभ की कोशिश? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नकटी गांव विवाद पर नया सियासी बखेड़ा। कांग्रेस का एक्शन, 5 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई। पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी टास्क फोर्स। बीजेपी ने कहा यह राजनीतिक नौटंकी है। अरुण साफ बोले कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। नकटी गांव पीड़ितों के नाम पर राजनीति हुई तेज। क्या टास्क फोर्स से पीड़ितों को मिलेगा न्याय? यह मामला सिर्फ सियासी अखाड़ा बनकर रह जाएगा। नकटी गांव विवाद को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई है जिसका दावा है कि वह पीड़ितों को कानूनी सहायता दिलाएगी और न्याय की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नहीं दिख रही तब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। नकटी गांव को लेकर तो सरकार के मंत्री को जाके बात कर लेना चाहिए। मकान बना के दे, काम खत्म। नकटी गांव में क्यों नहीं गए? मैं चुनौती देता हूं अभी भी। 13 मंत्री हैं, हर एक मंत्री जाके उनका दुख और दर्द तो सुन लो, मकान बना, उनसे बात तो कर लो कि उनकी घर क्यों तोड़ा गया है भारी बारिश में। आज वो किस कदर रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की इस पहल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का कहना है कि कांग्रेस के पास जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह हर घटना पर राजनीति कर रही है। भाजपा का आरोप है कि पीड़ितों की मदद के नाम पर कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरना चाहती है, जबकि सब कुछ नियम से हुआ है। देखिए, सरकार ने नकटी के मामले में बहुत गंभीरता दिखाई है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार से अनावश्यक रूप से आंदोलन करते रहती है। भ्रम फैलाने का काम, वातावरण खराब करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन जनता बखूबी समझ रही है। अब नकटी गांव का मुद्दा राजनीति के बाद अदालत में भी नजर आने वाला है। एक तरफ कांग्रेस न्याय की लड़ाई का दावा कर रही है तो दूसरी ओर भाजपा इसे संवेदनशील मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश बता रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि पीड़ितों को न्याय पहले मिलेगा या सियासी बयानबाजी और तेज होगी और नकटी गांव का यह सियासी संग्राम कहां जाकर थमेगा। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो नकटी गांव का विवाद अभी भी थम नहीं रहा है और लगातार हम देख रहे हैं इस पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे परिचय करा देते हैं आपका। निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अविनाश, आपका ही रुख करना चाहूंगी मैं और आपसे ही मैं जानना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए लगातार नकटी गांव का जो विवाद है इसको लेकर जो तमाम आरोप है प्रत्यारोप है, क्योंकि विपक्ष उसको कह रहा है कि सरकार का ये फैसला गलत है। वही सरकार ये कह रही है कि तमाम रोडमैप, तमाम रणनीतियों के तहत ये फैसला लिया गया है। पूरी रिपोर्टिंग आपने की है, जरा स्थिति को समझाइएगा। देखिए, नकटी गांव को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन यदि हम जमीनी हकीकत की बात करें तो गांव के चारागाह की जमीन थी, लेकिन चारागाह के जमीन पर जिस तरह से काफी लोग जो है वहां पर, जो गांव के ही लोग बताए जा रहे हैं, वो वहां पर उनके नाम पर कब्जा दिखाया गया और बहुत से लोग वहां पर रहते थे। और जिस तरह से प्रशासन ने नोटिस जारी कर जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो इसके बाद जो कई ऐसी तस्वीरें आई जिससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा था कि आखिर गांव के लोगों को वहां से हटाया क्यों जा रहा है और यदि ऐसी कोई सरकार की प्लानिंग है कि वहां पर विधायक कॉलोनी बनेंगे या फिर जो भी निर्माण कार्य होंगे तो गांव के भीतर ही उन्हें एक बेहतर व्यवस्था देने का भी प्रयास जो है सरकार की ओर से किया जा सकता था ताकि ये विवाद उठता ही नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को देखें तो लोगों को वहां पर दूसरे जगह पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया। अभी कुछ दिन पहले कुछ ग्रामीणों का ही बयान सामने आया था जो उस गांव के मूल जो निवासी है उनका कहना है कि जो लोग कुछ बाहर के लोग थे उन्होंने भी कब्जा किया था, जो गांव के नहीं है उनका भी कब्जा था। तो इस तरह से तमाम अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं जो है
ग्रामीणों की देखने को वहां पर मिली। लेकिन अब एक समस्या यह है कि उस पूरे क्षेत्र को लेकर सही तरीके से अब ऑडिट होनी जरूरी है कि वास्तव में जिन्होंने कब्जा किया था वो गांव के लोग हैं कि नहीं, वहां का उनका निवासी है कि नहीं। और कई बार ये भी वहां पर देखना होगा कि जो चारागाह की जमीन है उस पर निर्माण कार्य की क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा कि जब कोई जमीन अवैध कब्जा है, कोई कहीं पर कोई कब्जा किया है, तो वहां पर जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिला तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि उसी जगह पर प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया। तो ऐसे में जिम्मेदार वहां के पटवारी, वहां के तहसीलदार, वहां के पंचायत सचिव और तमाम लोग हैं। तो इन विषयों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस लगातार इसमें समिति बनाकर जांच कर रही है कि आखिर किस तरह का विषय है, और एक लीगल सपोर्ट देने का काम जो है विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस जो है वो नकटी गांव के ग्रामीणों को करने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से नहीं हटाया गया है, उन्हें अस्थायी व्यवस्था दी गई है और आगे भी जो है उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। लेकिन समय, क्योंकि स्कूल का समय है, बारिश का मौसम है, तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब हम मानवता की बात करते हैं, तो ऐसे समय पर इन तमाम बिंदुओं को भी नजर रखना था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि जब आप किसी को विस्थापन करते हैं, चाहे वो अवैध कब्जा हो, चाहे वो किसी भी तरह का निर्माण हो, तो उनके रोजमर्रा की जो जरूरत है, अगर घर में बच्चे हैं तो स्कूल की व्यवस्था, आसपास जो है बाजार की व्यवस्था, ऐसे जगहों पर विस्थापन किया जाए। लेकिन इसी को लेकर अब पूरे नकटी गांव को लेकर सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अविनाश, और देखिए आपने बिल्कुल सारे फैक्टर्स का उल्लेख किया है जिनकी एक्चुअल में जरूरत है चर्चा की। निशिकांत जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अविनाश ने बताया कि ठीक है, सरकार ने कहा कि प्रक्रिया होनी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर ऑडिट की और ज्यादा जरूरत थी। तो वो कहां पे लग रहा है, कहां कमी रह गई और वो कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? आपको बड़े भाई को और अविनाश को समझा दूं। लेकिन नकदी विषय में एक महत्वपूर्ण चीज है कि विस्थापन किया गया सरकार के द्वारा, संवेदनशीलता दिखाती जो कि इसमें विधवा विलाप करने का प्रयास कर दिए। तो मुझे लगता है पहले मैं उनको एक सलाह दे दूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा कि जब नकदी के विषय को लेके आपने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स गठन किया है, तो साथ ही साथ शेरी खेड़ी में 100 परिवारों को भूपेश बघेल जी ने वहां से भगा दिया था और कहीं विस्थापन नहीं किया, तो उनका भी नाम उसमें जोड़ा जाए। क्योंकि अगर आपको न्याय करना तो इस प्रकार से करे कि एक ने विस्थापन किया उसके लिए न्याय मांग रहे और एक ने सिर्फ भगाया वहां से उसके लिए न्याय नहीं मांग रहे, क्या कारण? दूसरा, अविनाश जी ने जो बात कही, वास्तविकता ये है कि 20-20 हजार 25-25 हजार स्क्वायर फीट आप अवैध कब्जा कर लेते हैं। और वास्तविकता में एक महत्वपूर्ण विषय और अविनाश जी ने उठाया, वो बड़ा मतलब तथ्यात्मक है कि जिस मतलब प्रशासन में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, जिनके कालखंड में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां चली जा रही है, उनके सीआर में लिखा जाइए, ये आपका दायित्व है। जो ये प्रकरण बड़ा बनता है उसका कारण, प्रमुख कारण ये है कि या तो ग्राम पंचायत, सरपंच या पटवारी मिल के कुछ ऐसे कहानी बनाते हैं और बाद में कोई भी सरकार हो उनको उससे जूझना पड़ता है। वास्तविकता ये है कि अगर सरकार की जमीन है तो उस पर अवैध काबिज कोई हो सकता है क्या? रही बात कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण की, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से पर इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना निशिकांत जी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि कुछ आवास जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, तो अगर अवैध है तो फिर सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों मिल रहा था? एग्जैक्टली सुश्री जी, इसका भी मतलब जांच होने का जरूरत है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आवास बनना है तो सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत की सहमति से बना है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय जो आपने मौसम को लेकर कहा, जो अविनाश जी ने भी कहा, आपने भी चर्चा की कि बारिश के मौसम में अगर भरी दोपहर गर्मी में अगर आप हटाते तो यही प्रकार की आलोचना हमको झेलनी होती, अगर पूरे ठंड में अगर आप हटाते तो इसी प्रकार की आलोचना आपको देखने को मिलती। विषय यह है कभी न कभी तो ये कार्रवाई होगी, अवैध तो है नहीं ना, लेकिन अवैध कारोबार को संरक्षण करने का जो ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अंदर घर कर गया है, हर प्रकार से अवैध चीज को संरक्षित करना है, तो मेरा मानना है कि शेरी खेड़ी के प्रकरण में अक्षरशः आपके समक्ष अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बताएंगे वो 100 परिवारों को क्या आपने आवास दिया था, नहीं दिया था, तो उनके लिए ये टास्क फोर्स गठन किया था, नहीं किया था। तो आज विपक्ष में बैठ के उस सरकार की आलोचना कर रहे जिन्होंने आवास दिया, व्यवस्थापन किया, हो सकता है कुछ कमियां होंगी, उसको सुधारा जाएगा, लेकिन जिन्होंने व्यवस्थापन कर दिया
उसको आप टास्क फोर्स बना रहे हैं, और ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए एक चर्चा नहीं हो रही है। ठीक ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है विनय जी, आपका रुख कर लेते हैं, आपसे ही समझ लेते हैं। निशिकांत जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिएगा, और एक और चीज बताइएगा, क्योंकि देखिए बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है, इसीलिए इस तरह की विचारधारा ला रही है और इसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ग्रामीणों को, और राजनीतिक रोटियां सेक रही है, राजनीतिक नौटंकी कर रही है, तमाम चीजें, तमाम आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पेंजिस को नमस्कार करता हूँ। ऋषिकांत दुबे जी ने जो बात कही है वो राजनीतिक बात कर रहे हैं, और आपको एक बता दूं, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक परिस्थिति के कारण ही बनते और बिगड़ते हैं। जिस समय ये छेड़ी खेड़ी की बात कर रहे हैं उस समय ऐसा कोई आंदोलन हुआ नहीं था, पहली बात उनको ये बता दूं। दूसरी बात ये बता दूं कि सरकार इनकी है और इन्होंने ही ऐसी स्थिति पैदा की है कि इसकी राजनीतिकरण वही खुद कर रहे हैं। झूठ बोलने का काम, बिना मतलब के 80 परिवारों का घर तोड़ देना, बरसात के समय पानी गिरते समय उनका घर तोड़ा गया, बर्बरतापूर्वक जो स्थिति पैदा की है उनका सबसे बड़ा दोष तो सरकार की है। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, और विपक्ष में बैठने के कारण हम जमीनी मुद्दे को उठाएंगे। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, गरीबों का जो मुद्दा है उसी को तो आपको आईना दिखा रहे हैं, और आप सरकार में बैठ के अहंकारी बन जाएंगे, लोगों को समझने का काम नहीं करेंगे, गरीबों को हमेशा टारगेट बनाकर उनकी स्थिति की फायदा उठाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और बिल्कुल आईना दिखाएगी आपको। सरकार 2-2.5 साल बचा हुआ है, आपको ऐसी स्थिति में आप सरकार बिल्कुल भी नहीं बना सकते, लेकिन आप दोषारोपण जरूर कांग्रेस को करोगे। अच्छा ठीक है, जो टास्क फोर्स गठित हुई है विनय जी, उसके बारे में भी बताइए कि टास्क फोर्स कितनी इफेक्टिव होगी, और क्योंकि आपने, कांग्रेस पार्टी ने टास्क फोर्स बनाई है और ये कहा है कि जो नकटी गांव के लोग हैं उनके लिए ये है, कैसे काम करने वाली है, कितनी प्रभावी होगी है, इसके बारे में भी बता दीजिए। 5 लोगों का टीम बना है, उन्हीं के लिए बना है और उनको न्याय दिलाने के लिए बना है। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उनके घर को उजाड़ा गया, 4 बजे सुबह ये इन्होंने कार्यवाही की, अगर इनके पास सारे सबूत होते तो ये 10-11 बजे सुबह करते। सारा काम तो 10 के बाद होता है, लेकिन इनको डर सा समा गया था, इसलिए 4 बजे सुबह उठ के कार्यवाही करते हैं गरीबों का। उसके लिए टास्क बनाया गया है और इनके न्याय दिलाने के लिए हम बिल्कुल, चाहे वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हम इनकी जो अहंकारी सरकार को गिराने का काम जरूर करेंगे। आप वर्तमान में तो देखे हुए सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, 1 विकेट तो गिर ही चुका है इनका। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। आदरणीय विनय शुक्ला जी ने कहा कि उस समय आंदोलन नहीं हुआ इसलिए हमने विस्थापन नहीं किया। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये स्वीकृति है कांग्रेस पार्टी का। दूसरा मुद्दा विहीन तो वास्तविकता में है आप, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा पीएम आवास हमने बना के दे दिया, आपने 10,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया राजस्व नहीं देने के कारण। तो आवास देने के मामले में विजय शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी, आपके सर पे बाल आ सकते हैं, लेकिन आवास आप कभी नहीं दे सकते। हमने दिया, प्रतिबद्धता से हमने आंदोलन किया, संघर्ष की, जमीन की लड़ाई लड़ी, उन्हीं गरीबों ने आप उखाड़ के फेंका और 11 लाख से ज्यादा पीएम आवास हमने बना के दे दिया चाबी। हर रोज 1600 से ज्यादा मकान हम बना रहे, कहाँ लगे हैं शुक्ला जी आदरणीय आप। दूसरा महत्वपूर्ण से कांग्रेस और भाजपा में जो बेसिक डिफरेंस है वो जमीन का अंतर है। जमीन से जुड़ के राजनीति आप नहीं कर सकते साहब। आप जब अवैध बोल के 100 मकान तोड़े और 100 परिवारों को बेघर किया तो आपने व्यवस्थापन नहीं किया। हम कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थापन किया, फिर भी आपने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया, तो क्या वो 100 सदस्यीय परिवार इसमें सम्मिलित है? एक छोटा सा सवाल है, स्पष्टता से प्रदेश की जनता को जवाब देना शुक्ला जी। ठीक है, तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल बस इतना ही है। ठीक है विनय जी, दीजिए जवाब जल्दी से, उसके बाद मैं अविनाश का रुख करूंगी। राजनीतिक परिस्थिति में बार बार बोल रहा हूं, अगर उस समय 100 परिवारों को हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने निकाला था तो आप उस समय आंदोलन पर ये तो उनका फैक्ट, उनका पॉइंट तो सही है ना निशिकांत जी, कि अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो यानी आप ऐसे किसी अवैध अतिक्रमण पर आप कार्रवाई करेंगे और आप कहेंगे और उसके बाद किसी को बेदखल कर देंगे, फिर आप विस्थापन की व्यवस्था नहीं देंगे, लोग आंदोलन नहीं कर रहे तो यानी मामला शांत हो जाए, यानी वो हाईलाइट, ये तो गलत है ना। देखिए अगर प्रॉब्लम वहां थी तो प्रॉब्लम यहाँ भी है। आज आंदोलन इसलिए नहीं किए कि इनकी व्यवस्था कर दिया गया था। ये ऋषिकांत दुबे जिस स्थिति में बात कर रहे हैं
उनको बस उतना ही आता है जितना उनको जानकारी मिली है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर 100 परिवारों का घर टूटा तो उस 100 परिवार में एक भी आके आदमी आपके पास आते कि हमारा घर टूटा है, आप हमारा साथ दीजिए। यहाँ जब 80 परिवारों का घर टूटा तो बाकायदा इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल के माध्यम से हम इस विषय पर कम से कम 100 बार डिबेट कर चुके हैं। इनकी कमी है। इनके सांसद ने भी ये कहा कि हम आश्वासन देते हैं आपको कम से कम बरसात तक का तो घर तोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जो कमियां हैं, क्या कारण था मुझे ये बता दीजिए कि 4 बजे आप बुलडोजर लेके पहुंच जाते। क्या जहां जहां आपकी सरकार है सब गरीबों का घर तोड़ने का काम आप ही की जिम्मेदारी है क्या? गरीब लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे? ठीक है अविनाश, एक बार आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए टास्क फोर्स गठित की है कांग्रेस ने और कांग्रेस का कहना है कि ये काम तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, लेकिन सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है इस मुद्दे को लेकर और तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जमीनी हकीकत को एक्चुअल में देखे समझे, कहां पर कमियां रह गई है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए सृष्टि जी, इस पूरे जब प्रकरण को हम देखते हैं तो मूल बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, क्योंकि जब भी हम इन विषयों पर डिबेट करते हैं तो ये पूरा विषय जो है पहले किसने क्या किया, अभी किसने क्या किया, पहले क्या कार्रवाई हुई, पहले क्यों नहीं हुई, इन सभी चीजों पर ये पूरा समय निकल जाता है। मूल विषय ये है कि किसी गांव में किसी जमीन पर यदि कोई अवैध कब्जा करता है और वहां पर पहली नींव रखता है, वो ईंट रखता है वहां पर कुछ भी बनाने के लिए, तब गांव के सरपंच, गांव के सचिव, गांव के पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर सब कहां होते हैं? ठीक बात है। 3 मंजिला इमारत बनने के बाद याद आता है कि अवैध, ये जमीन अवैध है और इस पर कब्जा किया गया है। और ऐसे में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे वो बीजेपी की सरकार रहे, सरकार की छवि धूमिल होती है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से। नकटी गांव की भी तस्वीर इसी तरह से है। चारागाह की जमीन है, उपनिष्ठा की जमीन गांव के हक में होती है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिसे पढ़कर वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। उन तहसीलदारों को, उन तमाम पंचायत सचिवों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी तंत्र में अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तंत्र यदि मजबूत हो तो सरकार को किसी भी प्रकार की जवाब देने की जरूरत नहीं होती, वो केवल कार्रवाई करती है। नकटी गांव की बात है, जब उतने बड़े जगहों पर जब कब्जा हो रहा था, जब लोग 2-2 मंजिला इमारत बना रहे थे, तब अधिकारी कहां थे? इस बात पर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पाया है? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को उन अधिकारियों को बैठाना चाहिए कि आप भैया जब यहाँ पर कब्जा हुआ तो आप कहाँ थे? क्योंकि किसी के भी आदमी का बनाया हुआ घर आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आम लोगों में दुख होता है। गांव के लोग बहुत मुश्किल से पैसा व्यवस्था करते हैं, बहुत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, तो एक तो सरकार की छवि इससे खराब होती है। दूसरी बड़ी बात यह है, कांग्रेस इसमें टास्क फोर्स बना रही है। कांग्रेस को भी इस पर पहले ही प्रदर्शन करना था। जब गांव टूट रहा था तब कांग्रेस में ट्रेनिंग चल रहा था उस समय, तो कांग्रेस के लोग भी देर से पहुंचे, तो ग्रामीणों ने भी, हालांकि कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किया इस विषय को लेकर, ग्रामीणों को लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, लेकिन इन चर्चाओं का अंत क्या है? क्या वापस से वहां पर उन्हें पुनर्निर्माण करके घर दिया जाएगा? क्या जो विस्थापन से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो गांव में ही कोई स्थान दिया जाएगा? और यदि पूरी तरीके से अवैध था तो क्या न्यायालयिक कार्रवाई उन पर होगी? ये मूल विषय है जी। बिल्कुल, और अगर पूरी तरह से अवैध था तो जो ग्रामीण क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का तो कहना है कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अगर जिस जमीन में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको कैसे अवैध माना जाए? ये तो सबसे बड़ा ही सवाल है ना। निशिकांत जी, आपसे ही जानेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से कार्रवाई होती है पूरी प्लानिंग के साथ होती है और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन में प्रॉपर तालमेल हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, उसके तहत ही कार्रवाई की जाए जिससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन इस बार क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेशन कम रह गया या फिर पहले से जो जवाबदेही तय करनी चाहिए थी वहां वीक पड़ गए? कहां वीक पड़ गए जिसकी वजह से इतना प्रदर्शन देखने को मिला, इतना बवाल देखने को मिल रहा है? जी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। व्यवस्थापन करना था, आदरणीय सांसद जी ने कहा था व्यवस्थापन करने के बाद भी मकान टूटा जाए, तो वो व्यवस्थापन करने के बाद ही टूटा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी इसमें मुद्दा लेकर आ रही है, नकटी को पहले यहाँ पे मतलब नक्शे में कौन चिन्हांकित किया गया, किसके द्वारा, किसकी सरकार थी, नहीं बताएंगे। विषय यही है कि द्वेषपूर्ण राजनीति और मुद्दा विहीन कांग्रेसी एक मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो महत्वपूर्ण आपके समक्ष कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, आदरणीय विनय शुक्ला जी सिर्फ ये नाम 100 घरों का नाम जुड़वा दीजिए, अगर नहीं जुड़ा है तो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी भी लड़ाई लड़ लीजिए। आपने कहा कि आंदोलन नहीं हुआ इसलिए उनको मकान नहीं दे रहे,
नहीं अवैध अरे आप पाई थी, आपने भी तोड़ा। बदलाव लाइए ना, ठीक है। देखिए आप ये कह रहे हैं कि हमने विस्थापन की दी, व्यवस्था दी, लेकिन ग्रामीण क्यों संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो बड़ा सवाल है ना निशिकांत जी। सृष्टि जी, अगर आपका 20,000 स्क्वायर फीट का कब्जा है और वो छीन जाए तो आप सुखी होंगे, दुखी होंगे। लेकिन विषय इंटेंट बिल्कुल क्लियर है सरकार का कि अगर कोई अवैध काबिज है किसी भी कालखंड से, और दूसरा जो गरीबों ने 50 लाख रुपए लगा के वहां मकान बना लिया तीन फ्लोर का, वो भी गरीब है। सृष्टि जी देखिए, राजनीति को बहुत महीन और बारीकी से समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी उनको गरीब कह रही है जो 50 लाख से ऊपर का 3 मंजिला मकान बना चुके हैं, वो गरीब है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 11 लाख पीएम आवास दे दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कांग्रेस ने ये कह के नहीं दिया था कि पीएम आवास नाम है तो पैसा पीएम दे, वो सरकार अच्छी की, ये सरकार अच्छी की जिन्होंने संकल्पित मन से कहा था कि 18 लाख पीएम आवास हम देंगे, और पहला ही कैबिनेट में हस्ताक्षर उसी पे हुआ। ये इंटेंट दर्शाता है। लेकिन जो अवैध है, अवैध का संरक्षण तो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के विनाश के कालखंड में सारी चीजें अवैध चली। चाहे पीएससी में युवाओं के हक को नीलाम किया गया, अवैध था। 25 रुपए टन कोयला में अवैध था। महादेव सट्टा ऐप में अवैध था। तो सारे कारोबार इनके अवैध है, इनको संरक्षित करना पड़ेगा। हमको नहीं संरक्षित करना है, हमें प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए काम करना है। उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी कहा कि सरकार किसकी अच्छी है, किसकी बुरी, कंपैरिजन किया, लेकिन हालांकि इसका जवाब तो जनता अगले चुनाव में देगी। विनय जी बताइए क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि देखिए तमाम आरोप अभी भी है। टास्क फोर्स का कितना इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नकटी गांव का जो विवाद है वो थमने का नाम तो नहीं ले रहा है। ग्रामीण भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन सरकार ही कह रही है कि हम जब विस्थापन कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। तो क्योंकि ये ग्रामीणों की इमोशंस का सवाल है, तो क्या इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। बता दूं कि ऋषिकांत दुबे जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, उसकी आप बिल्कुल 1 मिनट देंगे और मैं उसका जवाब बिल्कुल जी ठीक है, दूंगा। लीजिए समय। जो चंदा चोरी करते हैं राम भगवान की, जो राम को लाने वाले हैं, और जो चंदा चोरी करके अपनी राजनीति, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं ना विनय जी, समय कम है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। मैं आपसे केवल 1 मिनट मांगा जी ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो मैं अपने उत्तर जरूर बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। क्योंकि सारी जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बोलिए जल्दी से जो अपनी बात। व्यक्ति चंदा चोरी करके, राजनीति करके जो डिबेट में बैठ जाते हैं, जो राजनीति करते हैं और बच्चों का अपमान करते हैं, महिलाओं का कपड़े फाड़ते हैं, ऐसे लोग जो कायर टाइप के हैं, वो आकर हमको बताएंगे कि हम जमीन के मुद्दे में बैठते हैं कि नहीं बैठते। देखिए, नकटी गांव के लिए अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी का हर एक वो कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैठ जी खड़े हैं, और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है। और न्याय और जो टास्क फोर्स बनी हुई है, उनकी जो स्थिति पैदा की है, जो राजनीतिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है, उसके लिए वो सामने खड़े हैं। और मैं आपको बिल्कुल ये बात का आश्वासन देता हूं कि जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वैसे ही ये नकटी गांव के जो लोग को बर्बरता पूर्वक इनका घर उजाड़े हैं, तो ये सरकार को जरूर इसका ये लाभ मिलेगा, मुझे लगता है। ठीक है, सरकार को तो लाभ होगा, नुकसान होगा, ये तो अभी मैंने कहा जैसे कि आने वाले चुनाव में तय होगा। लेकिन एक और चीज बताइएगा विनय जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अविनाश ने ये पॉइंट रखा भी था कि जब अवैध निर्माण होता है, चलिए ठीक है, सरकार उसको इग्नोर कर देती है, लेकिन विपक्ष के नाते आपको तो एक्टिव रहना चाहिए, चाहे विपक्ष में फिर बीजेपी हो, चाहे विपक्ष में फिर कांग्रेस हो, क्योंकि देखिए 2 दलीय राजनीति है छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी खासतौर पर। और यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस है, तो अगर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इग्नोर करे तो बीजेपी को हाईलाइट करना चाहिए, और बीजेपी हाईलाइट करे तो कांग्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हम व्यवस्था समझते हैं कि विपक्ष के नाते वो भूमिका आपकी होनी चाहिए। लेकिन जब अवैध कब्जे की जो पहली नींव रखी जाती है, उस वक्त ना आप एक्टिव नजर आते हैं, ना सरकार एक्टिव नजर आती है, ना प्रशासन एक्टिव नजर आता है। उसके बाद जब कब्जा हो जाता है, लोगों के घर मकान बन जाते हैं, तो आप बोलते हैं अवैध है, तोड़ दो। कैसे जनता संतुष्ट हो? विनय जी, लोग रहते हैं, अगर उस गांव में कोई भी सरकारी योजना आती है, चाहे वो आवास हो, चाहे स्कूल बनाने की हो, तो सरकारी जमीन में ही बनते हैं। लेकिन चूंकि गांव की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने के कारण अगर जो गांव में खाली जमीन होता है, उसमें गांव वाले ही धीरे धीरे कब्जा करने लग जाते हैं। जब तक उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती कि वो कब्जे को हटाना है, तब तक वो रहते हैं। अब
देखिए, ना तो इसमें सरपंच का दोष है, ना तो उसमें सचिव का दोष है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में ग्राम पंचायत का मैं भी सरपंच हूँ। इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि जब खाली जमीन होती है तो हम गांव को देते हैं, क्योंकि तो फिर गांव दोष की किसका व्यवस्था है? बनाने के लिए। अगर देखिए, अब समझिएगा विनय जी, यहाँ पर आपने खुद ही कहा कि दोष किसी का नहीं है, तो फिर जब विस्थापन की बात हो रही है, सरकार कह रही है हम विस्थापन दे रहे हैं, तो जिन्होंने अवैध कब्जा किया है अगर उन्हें वो प्रक्रिया से प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें तो आपको साथ देना चाहिए, इसमें तो आपको हाईलाइट करना चाहिए कि अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अवैध कब्जा किया उनको हटाना चाहिए। मेरी पूरी बात ही नहीं सुने आप, बीच में टोक दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यवस्था बनाते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच के माध्यम से गांव को जोड़कर उन सभी लोगों को 2-2, 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाता है, ताकि आप व्यवस्थित होकर अपना काम कर लिया जाए। ये ग्राम पंचायत में जब हमारा पंचायत की बैठक होती है तब ये निर्णय लिया जाता है, तो उनको विधिवत दिया जाता है, उनको उस मामले में 3 डिसमिल का पट्टा भी दिया जाता है, जो 1996 में ये अधिकार सरपंचों को दिया गया था। इसलिए लोग जब खाली जमीन रहती, गांव की व्यवस्था, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण ये स्थिति होती है। ठीक है, देखिए जो भी फैक्टर हो, लेकिन अगर अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर ग्रामीण संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो देखिए वो एक बड़ा फैक्टर है, उसके लिए सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। 3 जो अभी बता रहे शुक्ला जी, 20,000 स्क्वायर फीट अगर काबिज हो जाए, मैं पहले वक्तव्य में कहा कि जो भी अधिकारी उस समय वहां बैठा था उसका सीआर में ये लिखा जाना चाहिए कि आपके राजस्व की भूमि को कोई कब्जा कर लिया आपके कालखंड में, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता। अविनाश भाई के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी के सीआर में ये सबमिशन होना चाहिए कि अगर आपके कालखंड में कहीं पे भी अवैध कब्जा किया गया और आपने कार्रवाई नहीं की, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, आपको हंसने की बात नहीं होने शुक्ला जी, एक भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। अगर चीजों को आप संरक्षित कर रहे हैं, आप संरक्षित कर रहे हैं अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए, आप तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, एसडीएम है, कलेक्टर है, आपको संज्ञान यही हम कह रहे थे निशिकांत जी कि देखिए सरकार और प्रशासन को कोई भी अगर निर्णय लेना होगा कोऑर्डिनेशन के साथ लेना होगा, सरकार को भी उस चीज को लेकर एक्टिव होना होगा, प्रशासन को भी उसको लेकर अलर्ट रहना होगा, तभी आगे की कार्य योजना बन पाएगी, नहीं तो इसी तरह के विवाद बार बार उत्पन्न होते रहेंगे और बार बार ये स्थिति उत्पन्न होगी। इसी के साथ सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी आपको बहुत धन्यवाद, विनय जी आपको बहुत धन्यवाद, अविनाश आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए नकटी गांव का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस ने टास्क फोर्स गठित की है, लेकिन ये टास्क फोर्स कितनी इफेक्टिव होगी और इसी के साथ कितना प्रेशर ये सत्ता पक्ष पर बनाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।